जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि, जहां से वो विधायक चुने गए थे, और उसी फुलपरास की भूमि पर आज द फेडरल देश की टीम आई है। यहाँ पे जो चुनाव है विधानसभा का बहुत ही रोमांचक है। तो काफ़ी बुज़ुर्ग आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि फुलपरास कितना महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, ऐतिहासिक के तौर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो जननायक से जुड़ा हुआ रहा है। तो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्होंने उस दौर को भी देखा होगा, हम उनसे ही बात करते हैं कि उनके लिए ये बात कितनी मायने रखती है। सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। सुल्तान अहमद शमसी, तो कांग्रेस लीडर बिस्सी, मैं बिस्सी का हूँ। यहाँ हम चूँकि हमारे अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके प्रचार में यहाँ आया हूँ। अच्छा, कोषाध्यक्ष हूँ मैं मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी का। अच्छा, आप कोषाध्यक्ष हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी से जुड़े। लेकिन फुलपरास की भूमि के बारे में बताएं, ये क्या मायने रखता है, क्योंकि जननायक की भूमि रही है ये। हाँ, हमेशा से, और ये कांग्रेस की तो ये स्थान ही रहा शुरू से। कांग्रेस की अच्छी खासी यहाँ पकड़ थी। अब बीच में भले ही इधर उधर हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस का स्थान, यहाँ ये कांग्रेस डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी हमेशा रही है। बीच के वजह से बीच में कुछ जो अदल बदल हुआ, जिसकी वजह से कुछ हम लोग इधर उधर हो गए हैं, लेकिन ये स्थान, ये फुलपरास की ये जगह जो है, ये कंस्टिट्यूएंसी हमेशा कांग्रेस डोमिनेटेड रही है। लेकिन कुछ ऐतिहासिक पहलू बताइए। बताइए। ऐतिहासिक पहलू ये है कि यहाँ से बड़े बड़े लोग जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर यहाँ से एमएलए हुए हैं, यहाँ से मिनिस्टर हुए हैं कांग्रेस के। इसके पहले भी कुछ लोग हम लोगों के बचपने में भी सुनते थे। यहाँ कौन लोग थे जो कांग्रेस के, जमुना प्रसाद मंडल के काफ़ी वोट से यहाँ जीते थे। वो भी जीते थे शुरू ज़माने में, हम लोग के बचपने में। तो ये ऐतिहासिक इस बार से है कि लगातार कांग्रेस के पीछे लोग जीतते आए हैं। बीच में भले ही अदल बदल हुआ है। अभी इस बार जो अभी सुबोध मंडल जी लड़ रहे हैं यहाँ, तो अभी जो मैं घूमते हुए आया हूँ हर जगह से, तो लग रहा है कि शायद ये पुरानी स्थिति कांग्रेस की लौट जाएगी। बिल्कुल। जैसा कि कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में हवा है। लेकिन कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये जननायक की कर्मभूमि है, लेकिन काफ़ी कुछ काम यहाँ पे नहीं हुआ। कहाँ पिछड़ गया फुलपरास? कहाँ पिछड़ गया, कहाँ पीछे रह गया फुलपरास? तो आप बताइए, आप कहाँ पीछे रह गया फुलपरास? फुलपरास का पीछे रहना बहुत मायने में कई बिंदुओं पर पीछे रह गया, लेकिन मुख्य जो कारण है ये दर्शाता है कि जब से समाजवादियों का गढ़ यहाँ थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होते गया और विभिन्न पार्टियों में विभक्त होकर के अपने अलग अलग धाराओं में बहने लगे, तब से यहाँ का जो है विकास अवरुद्ध होते चला गया। और आज के दौर में जो ये स्थिति फुलपरास की है, जो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है आम लोगों को। इतना भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, जहाँ भी आप जाइए, बिना पैसे की, बिना नजराना की बात नहीं होती। बात भी करने के लिए यहाँ आज की डेट में इतना भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ गया है, जो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप थोड़ा डांट कर बोल देते हैं तो आपके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में, इस परिस्थिति में सरकार को बदलना और बिहार में परिवर्तन करना आम जन के हित को देखते। लेकिन फुलपरास में पलायन भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। काफी बड़ा मुद्दा है कि पलायन तो एक दंश के रूप में झेल रहा है यहाँ का लोग। यहाँ का लोग ही नहीं, पूरे बिहार का लोग श्राप के रूप में झेल रहा है पलायन को। पलायन तो इतनी बड़ी श्राप है जो इससे उभरते उभरते हम लोगों को सालों लग जाएगा। कुछ और लोगों से बात करते, अपना नाम बताएं आप। अनिल कुमार यादव। तो अनिल जी, क्या माहौल है फुलपरास का? क्या दिमाग में चल रहा है? बस अब तो मतदान होना है, 10 दिन रह गए हैं। हम लोगों के नज़र में और हम लोगों की समझ में ये है, जो यहाँ पर तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, सरकार बदले। क्यों चाहते हैं बनाना तेजस्वी को? क्यों चाहते हैं उनको बनाना? परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो लाना ही है। नीतीश कुमार जी सब कुछ तो की, और आज कह रहे हैं रोजगार हम देंगे, रोजगार के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहला धक्का जो नौजवान को दिया नीतीश कुमार, जो हर अधिकतर स्टेट अपने यहाँ जो एम्प्लॉयड करते हैं तो अपने वासी को, निवासी को, और ये अपना ये प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में ये जितनी भी वैकेंसी थे इसके पूरे इंडिया के लिए ओपन कर दिए। एक ये
अब मुख्यमंत्री जो भी करेंगे, मैंने पूरा इंडिया को ओपन किए तो इसका मतलब तो उसका और आकांक्षा कुछ ज़्यादा होगी। दूसरी बात, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बिना पैसा का कुछ काम नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे फुलपरास के लोग बता रहे हैं। आपके नज़र में क्या मुद्दा है यहाँ इस बार चुनाव जब मतदान आप करेंगे 11 तारीख को, क्या मुद्दा दिमाग में है? मुद्दा हमारे दिमाग में ये है, जो परिवर्तन चाहते हैं यहाँ जो है तो। लेकिन आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, 20 सालों से नीतीश जी का शासन है। लोग उनको सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। हम कई जिलों में घूम रहे हैं, लोगों को कहना है कि नीतीश जी के काम में कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल उन्होंने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन अब क्या उनका स्वास्थ्य एक प्रमुख कारण है, या ये भी दिमाग में आ रहा है कि बीजेपी शायद उनको मुख्यमंत्री ना बनाए? विकास वो किए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अफसरशाही इतना बढ़ गया है जो आज के डेट में, आज एक अंचल ब्लॉक में जाइए, बिना घूस लिए काम नहीं चलता है, और न कोई कार्यकर्ता का वैल्यू है, जनता का कोई वैल्यू नहीं है। इस सरकार में सबसे बड़का कमी जो है तो यही नीतीश सरकार में यही हुआ है, जो अफसरशाही इतना बढ़ गया है जो लोग परेशान हैं। एक बात, जैसे तेजस्वी कहते हैं कि हम आएंगे तो जितने भी हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, आपको लगता है ये संभव है? देखिए यदि इच्छा है, जैसे कि हम लोगों को जानकारी है, उड़ीसा में इस ढंग का नौकरी भी दिए है। जिस परिवार में नौकरी नहीं है उस परिवार में जो है सो पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है सो पूरा सरकार वहन कर रहा है। तो तेजस्वी यदि परिवर्तन चाहते हैं, उस मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उसके लिए कोई भारी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। एक बात और बताइए, जो ये तमाम बातें उठ रही हैं कि नीतीश जी अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया जा रहा, क्या आपको मन में लगता है कि क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री बीजेपी उनको बनाएगी या नहीं बनाएगी? यदि 50 से नीचे यदि नीतीश कुमार को सीट आ जाएगा और बीजेपी को उधर मिलाकर यदि अपना सीट हो जाएगा तो वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो बीजेपी में बनाएंगे, वो निश्चित तौर पर है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा? बस मतदान होना है, 10 दिन भी से कम समय रह गए हैं। हाँ, नाम बताइए ना। राम प्रसाद मुखिया। राम प्रसाद जी, क्या दिमाग में चल रहा? मतदान होना है, मैंने बीजेपी परिवार से जुड़े हुए हैं, बस सब कुछ चाहता है जो परिवर्तन हो। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, उसके बाद ही बिहार का कुछ आगे बढ़ सकता है समस्या। आप अपना शुभ नाम बताइए। दुर्गानंद यादव। अच्छा, दुर्गानंद जी, से हम कृषि कार्य करते हैं, जी जी गृहस्थी करते हैं जी। पूछिए। तो कृषि को लेके, क्योंकि हम जब आ रहे हैं यहाँ पे, खेत खलिहान बहुत ही लहरा रहा है यहाँ पे, लेकिन बिहार में किसानों की लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है का बताया जाता है। दयनीय स्थिति है बिहार के किसानों की हर पोजीशन में। अभी जैसे फिलहाल बारिश हुई है, हम लोगों के यहाँ सामने में देख सकते हैं जो धान तर में ऊपर पानी, इसके लिए कोई लीडर कोई बात नहीं कर रहा है, न कोई पदाधिकारी। हम लोगों का बड़का समस्या है, कैसे निदान होगा कोई नहीं कर रहा है। खर्च बेकार हो गया। तो हम लोग चाहते हैं, चाहे आप प्रेस वाले हैं या हमारे होने वाले विधायक जी हैं, उनसे यही गुजारिश करेंगे जो आप जीत के वहाँ जाएं तो हम लोगों का जो समस्या है सुनिए और विधानसभा में मजबूती से रखिए। तो ये तो हुआ जो आपने अपने क्योंकि आप किसान आप हैं, उससे जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन और क्या मुद्दा दिमाग में है? क्योंकि बिहार में पलायन की बात होती है, बिहार में उद्योग न होने की बात कहती है। कल अमित शाह का एक बयान आया है कि बिहार में जितने भी चीनी मिलें हैं बंद पड़ी हैं, उनको हम अगले 5 साल में खोल देंगे। आपको इन सब पे यकीन लगता है क्या? जब 20 बरस से सत्ता में है, 15 बरस से सत्ता में है, और चीनी मिल को नहीं खोल पाया तो अगले 5 बरस में कहाँ से खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा। मोदी जी भी झूठ बोलते हैं और ये अमित शाह झूठ बोलबे करते हैं। अमित शाह भी झूठ बोलते हैं। जब ये कल ही हमने स्टेटमेंट सुना है मोदी जी का। मोदी जी ने कहा कि 2 लाख तक का KCC लोन किसान का हम माफ़ करेंगे। 1000 रुपया
राशन कार्ड पर देंगे, 50 किलो अनाज फ्री देंगे। ये सब बकवास है, बहुत सारा किया वो अनाउंसमेंट कल, वो सब बकवास है, वो सब कुछ देने वाला नहीं है। हम लोगों को इसके ऊपर कोनो भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं जो नई सरकार आवे और वो काम करें, बदलाव चाहते हैं। और तेजस्वी को इसलिए चाहते हैं जो नौजवान है तो कुछ करेगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद लगता है। उसको देखेंगे हम लोग, झूठ उसको बोलेगा भी तो समय जाएगा। देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जिस समय में कंस्टिट्यूएंट बना था उसी समय में प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव, इसलिए जो सरकार काम नहीं करेंगे अगले 5 वर्ष में हम बदल देंगे, इसीलिए और काम करेंगे तो चलता रहेगा। तो आपको यकीन है कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी? महागठबंधन की सरकार 2/3 स्पष्ट बहुमत से उनका सरकार बनेगा। बहुत हुआ नीतीश, 2005 से 25 बहुत हुआ नीतीश। अब की बात तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार तय बात है। है, ये सरकार अक्षम है पूर्णतः हर मामला पर। जैसे हम लोगों का जमीन है तो जमीन है, खरीदे हैं, उसका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। जब रजिस्ट्री कराए हैं तो ये जो ऑफिसर सब बैठे हुए हैं, सीओ बैठे हैं, ये कर्मचारी सब बैठे हैं, वो कहता है जो ये कागज दीजिए, वो कागज। तो मेरा यही कहना है, जब हम लोगों के द्वारा जो निबंधन करवाया गया है, कराए हैं, वो अगर गलत है तो फिर रजिस्ट्रार को क्यों बहाल किया, क्यों दस्तखत किया, क्यों कागज को लिखा? तो कर्मचारी लिखे, क्यों नहीं करते? जमाबंदी का समस्या है, तो जमाबंदी हम लोग कहाँ से लाएंगे? गवर्नमेंट के पास 3 कॉपी बनता है, एक जिला, एक ब्लॉक में रखता है और एक पटना में। हमारे यहाँ का खतियान नहीं है पूरा, बिल्कुल कहाँ से लाएंगे हम लोग, आप ही बताइए। बिल्कुल काफ़ी समस्याएं जो हैं यहाँ पे सभी नागरिक जो हैं यहाँ पे और सभी लोग बता रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछे। हाँ बिल्कुल, मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएं आप। फुलपरास वो जगह है, वो क्षेत्र है, समाजवादियों का ही क्षेत्र है। यहाँ एक से एक स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पैदा हुए, संघर्ष किया और भारत को गुलामी से आज़ाद करवाया। उसमें बाबू स्वर्गीय रसिकलाल यादव जी हैं, स्वर्गीय अनंत कामत जी हैं, देवनारायण गुरमैता जी हैं। और यहाँ ये वो क्षेत्र है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 3 बार यहाँ आए, आचार्य विनोबा भावे 3 बार यहाँ आए, इस गांव में 3 बार आए, गुलाबी सोनार, देवनारायण गुरमैता, तमाम जितना भी और जो भी चीफ मिनिस्टर अभी तक बना है यहाँ सब आए हैं। और मेरे क्षेत्र 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय नॉमिनेट होकर के कर्पूरी ठाकुर यहाँ आया। उस समय फर्स्ट में देवेंद्र प्रसाद यादव हम लोगों का विधायक थे, उन्होंने सीट को खाली किया तो उस सीट से आके यहाँ लड़े कर्पूरी ठाकुर। हम लोगों से जितना बन पाया पूरा सामान के उसके एंटी में लड़े थे कांग्रेस के राम जयपाल सिंह यादव। लेकिन एक बात मेरा लेकिन एक सवाल है कि कर जननायक की भूमि रही है, लेकिन फुलपरास जो है इतना पिछड़ा क्यों रह गया? यहाँ नेता के उदासीनता, सरकार के उदासीनता। हम लोगों को यहाँ जो भी नेता हुआ वहाँ चुपचाप बैठ के खेल देखता है, वहाँ बोलता नहीं न लोकसभा में। यहाँ वही धरती वो है जो हमारे धरती से बिहार के राज्यपाल हुए, गृह राज्य मंत्री हुए, खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय धनिकलाल मंडल जी, बिल्कुल, जो अभी शिवा मंडल कैंडिडेट है, उन्हीं का ससुर बहुत बड़े पैघ विद्वान स्कॉलर थे। ये धरती वही है, हम कितना के नाम गना देंगे आपको। समस्या है सरकार एक लाइन में बुझे, हर मोर्चा पर सरकार विफल है। सरकार के ऊपर अफसरशाही चल रहा है, सरकार का कुछ नहीं चलता है। यहाँ दरोगा हो, एसपी हो, डीएसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, डीसीएलआर हो, कलेक्टर हो, कोई भी आदमी इस सरकार को नहीं गुदानता है। तो बिल्कुल मंत्री रहते हुए लेकिन यहाँ पर एक बस स्टैंड नहीं बना सकी 5 साल में, तो जनता तो बना करके जिता करके भेज देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, उसका तलबे नहीं करता उसमें। बिल्कुल, तो काफ़ी यहाँ पे मुद्दे आपने सुने। यहाँ पे तमाम जो फुलपरास के नागरिक हैं ये लोग और बुजुर्ग नागरिक हैं जिन्होंने
जननायक का भी दौर देखा था, उसके बाद तमाम ऐतिहासिक व्यक्ति जो है रहे हैं इस क्षेत्र से, बीबीसी को रखना पड़ रहा था इनरवा का नाम। बिल्कुल। और तो फुलपरास ये नाम। तमाम बातें उन्होंने बताई और सबसे बड़ा प्रमुख की भ्रष्टाचार जो है इस विधानसभा चरम चुनाव में सीमा पर। सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोजगार बारिश नहीं जो बेमौसम जो बारिश हुई है उसके चलते जो फसल को नुकसान हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा है। देखना होगा कि 11 तारीख को जब इस क्षेत्र में जनता जब मतदान करती है तो वो किसको पटना में बैठाती है, लेकिन जाहिर तौर पर तमाम जो यहाँ पे वोटर हैं उनके कई मुद्दे हैं। देखना होगा कि नतीजे में क्या निकल कर सामने आता है। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ मनीष कुमार, फुलपरास, द फेडरल देश के लिए।